जय हिंद। वेलकम टू बोकारो डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग पॉलिटी का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सेकेंड चैप्टर में द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें देखे थे कि हमारा संविधान कैसे बना था। उसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, उसके बाद उसका मेंबर उसमें चुन गए थे और वो मेंबर हमारा संविधान बनाए थे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे वो जो संविधान बन के तैयार हुआ था उसका कुछ मुख्य विशेषताएं, जो कि है द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग वही देखेंगे मुख्य विशेषताएं हमारे संविधान का। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हमारा संविधान सभा जो बना था उसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुआ था। और उसके बाद हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, कंप्लीट हो गया था। लेकिन बनने के कंप्लीट होने के बाद भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। इसका रीज़न क्या था? नेहरू जी बोले थे कि इसको जनवरी में इम्प्लीमेंट करेंगे, 26 जनवरी को। उसका पीछे का रीज़न है कि पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे। उसी दिन को हिस्टोरिक बनाने के लिए नेहरू जी बोले कि 26 जनवरी 1950 में हम लोग संविधान को क्या करेंगे? लागू करेंगे। तो इम्प्लीमेंट कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंटेड। उसका रीजन क्या रहता है? तो 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था पूर्ण स्वराज दिवस। और उसी दिन को हिस्टोरिक बनाने के लिए नेहरू जी 2 महीना एक्सटेंड कर दिए थे इम्प्लीमेंट में। हमारा कानून बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन 2 महीना उसको आगे बढ़ा दिए और 26 जनवरी को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको आज हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे से। ठीक है। दूसरी बात, जो 9 दिसंबर को हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ और लास्ट मीटिंग कब होता है? तो ये जो इम्प्लीमेंट होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी को 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान का लास्ट मीटिंग होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट मीटिंग कब होता है? तो 24 जनवरी 1950 को। अब टोटल टाइम कितना हो गया? तो आपका 9 दिसंबर से लेके 24 जनवरी तक देखिएगा, तो टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम टेकन 2 years 11 month and 18 days। दो साल 11 महीना 18 दिन लग गया हमारा संविधान को बनने में। इतना ज़्यादा, लगभग 3 साल में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। और इसमें खर्चा भी देखेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर तो हमारा 64 लाख रुपए उस समय खर्चा हुआ था। और इतना खर्चा करने के बाद, इतना टाइम देने के बाद कैसा संविधान बना? तो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन के आया। इतना डिटेल में, हर चीज़ में डिटेल में लिखा हुआ है हमारे संविधान में। लेकिन उसका एक और ड्रॉबैक क्या है कि उसके बावजूद भी हम लोग को समझ में नहीं आता है। जिसके लिए संविधान बनाया गया उसी को समझ में नहीं आता है। उसका रीज़न क्या है? तो जो लैंग्वेज यूज़ किया गया संविधान बनाने में, वो एडवोकेट वाला लैंग्वेज यूज़ किया गया। क्योंकि हमारा संविधान सभा में लगभग सारे लोग उस समय वकील थे और वो लैंग्वेज यूज़ कर दिए एडवोकेट वाला। जिसके कारण क्या है, जिसके लिए संविधान बना उसी को समझ में नहीं आता है, उसको सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा गया। और ये 3 साल में कैसा संविधान बन के आता है? तो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट, मतलब सबसे बड़ा संविधान बनता है, जो कि आज हमारा भारत का संविधान है। इसको बोलेंगे वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये बना तो इसमें टोटल देखेंगे, जब बना था ओरिजिनली तो इसमें कितना आर्टिकल्स था? आर्टिकल्स 395 आर्टिकल्स उस समय था जब ये संविधान बना था। तो दूसरी बात, इसमें पार्ट्स भी था।
22 पार्ट्स, और उसके बाद शेड्यूल भी था, 8 वो शेड्यूल था। आज के डेट में देखेंगे तो आज और बढ़ चुका है। प्रेजेंट में देखेंगे तो ये आर्टिकल्स 395 से अभी 448 से भी ज़्यादा हो चुका है। पार्ट्स का देखेंगे तो अभी हमारे पास 25 पार्ट है और शेड्यूल 12। 25 में 4 जोड़ा गया, एक डिलीट है पार्ट 7, और शेड्यूल कितना है तो 12 शेड्यूल है प्रेजेंट में। 448 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। ये है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। और सबसे बड़ा होने के बाद भी क्या है ना कि समझ में नहीं आ रहा, उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है, इसका जो लिखा हुआ लैंग्वेज है वो एडवोकेट वाला लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या है ना कि ये संविधान हमारा 60 से ज़्यादा कंट्री को देख के स्टडी करके उसके बाद हमारा संविधान को लिखा गया था। 60 कंट्री में से हम लोग को क्या आता है, 10 कंट्री का पसंद आता है, 10 कंट्रीज से हम लोग बोरो करते हैं। संविधान का कुछ चीज़ हम लोग क्या करते हैं और बोरो करते हैं, उसमें से कॉपी करते हैं। प्लस एक एक्ट है, एक एक्ट है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारा जो आज का जो संविधान है उसका 70% कॉपी पेस्ट है। मतलब इसमें से हम लोग क्या किए ना, 70% कॉपी पेस्ट किए हैं हमारा जो संविधान बना है। मतलब 1935 में जो एक्ट आ गया था वो सबसे डिटेल्ड एक्ट था, वो हम उसी टाइम पढ़ा दिए थे फर्स्ट चैप्टर में ही। तो उसमें से 70% कॉपी पेस्ट करके हमारा संविधान बनाया गया, और इसके साथ साथ 10 कंट्री से भी लिया गया। तो हम लोग देखते हैं किस कंट्री से क्या क्या लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट एक्ट 1935 से। तो उससे पहला लिए हम लोग फेडरल स्कीम। क्या लिए? फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम्स मतलब कि जो हम लोग का आज के डेट का जो पावर है डिस्ट्रीब्यूट किए हम लोग। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए? तो सेंटर को पहला है, उसके नीचे स्टेट है, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट है, जिसको पंचायती सिस्टम बोलते हैं। मतलब डिवीजन ऑफ पावर है, जिसको बोलते हैं फेडरल स्कीम। और ये फेडरल स्कीम भी कैसा है, सेंटर को ये स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ कर्नाटक में आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर, ये हमारा 1935 में ही दिया हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ये चीज़ वहाँ से लिए। दूसरा देखेंगे ऑफिस ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर का ऑफिस कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया गवर्नमेंट एक्ट 1935 से। तीसरा है जुडिशियरी, आपको पता है ये सुप्रीम कोर्ट 1974 में ही बन गया था, तो जुडिशियरी भी इसमें मेंशन था 1935 में ही। और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी उसी समय लिया गया था। और इमरजेंसी का प्रोविज़न भी कहाँ से लिया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन इम्प्लीमेंट जो है वो लिया गया जर्मनी से। यहाँ पे क्या लिया गया, प्रोविज़न, इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से लिया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट देखते हैं, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए। तो उसमें सबसे पहला चीज़, इसका ट्रिक क्या है ना कि ब्रिटिश से हम लोग पार्लियामेंट्री का जो भी चीज़ है वो ब्रिटिश से लिए हम लोग, पार्लियामेंट से रिलेटेड। जैसे देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भले ही हम लोग ब्रिटिश से लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग है। ब्रिटिश के पार्लियामेंट के पास इतना ज़्यादा पावर है, इतना ज़्यादा पावर है कि वो कोई भी नियम बना सकता है, लेकिन भारत के पार्लियामेंट के पास वो पावर नहीं है। हमारे पास क्या है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, पार्लियामेंट भी नहीं है, सबसे ऊपर हमारा संविधान है। जो भी कानून बनेगा संविधान के अंदर दायरे में रह के ही बन सकता है, संविधान से बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि अगर उसको मान लीजिए वहाँ पर चलता है मोनार्की सिस्टम, मतलब वहाँ राजा है, अगर मान लीजिए वो जो रानी है कोई भी, अगर उसको फांसी की सज़ा देना चाह रहा है तो पार्लियामेंट से पहले पास कराएगा, और जब तक रानी उस पर साइन नहीं करेगी तब तक उसको फांसी नहीं दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पावर क्या है कि वो अगर पास करा दिया यहाँ से तो वो जाएगा रानी के पास, और रानी उस पर अगर साइन नहीं करती हो तो देखेगी कि मेरा ही फांसी का सजा है इस पर, तो वो साइन नहीं करेगी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट मान लेगा कि रानी का हाँ है और उसको लटका दिया जाएगा। इतना ज़्यादा ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पावर है। और राजा जो बना के रखा है वहाँ पर बस क्या है, फर्जीवाड़ा है, एक पोस्ट रखा गया। तो पार्लियामेंट के पास उसका बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन इंडिया के पार्लियामेंट के पास उतना पावर नहीं है। यहाँ जो भी नियम बनाएगा हमारा कानून के दायरे में रह के ही बनेगा। लेकिन देखा जाए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ये लिए हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, लेकिन हमारा और उसके में अंतर है, सेम सेम बट डिफरेंट। यहाँ देखेंगे रूल ऑफ लॉ, ये तो इंडिया में भी है वहाँ भी है, कानून से बढ़ के कोई नहीं, यहाँ पे सबसे ऊपर कौन रहेगा, कानून।
तीसरा है बाई कैमरलिज्म, ये भी पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो पार्लियामेंट से जो भी रिलेटेड है आप इसका ट्रिक से याद रखते हैं, वो क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बाई कैमरलिज्म मतलब हमारे यहाँ क्या है, दो सभा है, एक को बोलते हैं लोकसभा, दो हाउस है, दूसरा को बोलते हैं राज्यसभा। तो ये बाई कैमरलिज्म कहां से लिया गया, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप, मीन्स कि अगर आप इंडिया का नागरिकता ले चुके हैं, इंडिया का नागरिक हैं, अगर आप किसी अदर कंट्री का नागरिकता लेते हैं तो आपका ऑटोमेटिक इंडिया का नागरिकता खत्म हो जाएगा। तो ये सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। लेकिन अमेरिका में क्या है ना कि डुअल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट सिस्टम, ये भी कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया। और रिट्स आगे हम लोग पढ़ेंगे, रिट्स क्या होता है, तो रिट्स आगे हम लोग 5 रिट्स होता है जो पढ़ेंगे, ये भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही लिया गया। दूसरा कंट्री देखते हैं अमेरिका। अमेरिका से आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो भी बहुत पावरफुल पोस्ट सब है वो चीज़ अमेरिका से लिया गया। जैसे पहला ही लाइन दिया है प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या है, हमारा संविधान का पहला पेज है। फर्स्ट, जैसे आप बुक पढ़ते हैं तो फर्स्ट पेज क्या होता है, इंडेक्स, तो वो उसी तरह संविधान का फर्स्ट पेज क्या है, प्रियम्बल है। और ये प्रियम्बल लिया कहाँ से गया, तो हमारा यूएसए से लिया गया। दूसरा देखते हैं पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। जब प्रेसिडेंट का पोस्ट और वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका से लिया गया तो उसका इम्पीचमेंट भी वहीं से लिया गया। उसको हटाना कैसे है, तो केवल इम्पीचमेंट वर्ड यूज होता है प्रेसिडेंट के लिए। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया, अमेरिका के लिए। और सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ से लिया गया, देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया, ये भी बहुत सबसे ऊपर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, वो अमेरिका से लिया गया। तो उसका रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी अमेरिका से लिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज को, हाई कोर्ट के जज को और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट आपको पता ही है, पूरा संविधान में अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो फंडामेंटल राइट है। इतना बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना है, लेकिन आपके लिए उसमें केवल एक ही चीज़ है, फंडामेंटल राइट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पूरा संविधान में सब एक तरफ और फंडामेंटल राइट एक तरफ, जो कि आपका अधिकार का बात करता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। नेक्स्ट है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान है ना कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है, एक रिटेन, एक नॉन रिटेन। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हर चीज़ एक जगह कंपाइल रहता है, जो कि हमारा हो गया, अमेरिका का हो गया, ये सब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। नॉन रिटेन का बात करें, जैसे ब्रिटेन का क्या है ना कि रिटेन नहीं है, उसका हर पार्ट है बट एक जगह कंपाइल करके संविधान जो हमारा है उस तरह से उसका नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। एक है जुडिशियल रिव्यू। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट कोई कानून बना देता है, उलट फिर कानून बना देता है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू के पावर है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है कि ये कानून सही है या फिर गलत है। तो ये कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका से लिया गया, जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान। नेक्स्ट देखते हैं कनाडा से क्या लिया है, तो कनाडा से पहला पॉइंट लिया हुआ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो हम बोले कि फेडरल स्कीम हम लोग भले लिए कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, मतलब डिवीजन ऑफ पावर। लेकिन कनाडा से हम लोग क्या लिए हैं कि डिवीजन ऑफ पावर तो करेंगे लेकिन सेंटर को स्ट्रॉन्ग को रखते हुए। जैसे कि किसी भी स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो अपना आर्मी रख सकता है या फिर वो अपना करेंसी छाप सकता है। वो पावर किसके पास है, या फिर फॉरेन अफेयर्स रखने का पावर केवल और केवल सेंटर के पास है। मतलब फेडरेशन है लेकिन सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखते हुए फेडरेशन है। मतलब पावर ऑफ डिवीजन किए गए हैं लेकिन सेंटर को ज़्यादा पावर दिए हम लोग। वही चीज़ कनाडा से याद रखिएगा, सेंटर को स्ट्रॉन्ग का बात किया जाएगा। तो फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहाँ से लिए हम लोग, तो कनाडा से। दूसरा रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर। जैसे लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। एक और था, ये तीनों में अगर नहीं मेंशन है तो उसको बोलते हैं रेसिड्यूरी। रेसिड्यूरी लिस्ट में जा जाता है। तो ये रेसिड्यूरी पावर भी किसको दिया गया है, वो सेंटर के पास दिया गया। अगर कोई चीज़ नया हो जाता है, आपातकालीन ये सब हो जाता है, तो सारा नियम कानून बनाने का पावर किसके पास चला जाएगा, तो डायरेक्ट सेंटर के पास जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर। मतलब जैसे कोई भी गवर्नर है, पोस्ट ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया गया, तो 1935 में। लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये सेंटर के द्वारा किया जाता है। तो वो चीज़ लिया गया कहाँ से, तो हमारा कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से।
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन भी कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। उसके बाद आता है लास्ट एमपी और एमएलए का प्रिविलेजेस। जैसे एमपी एमएलए के पास फ्लाइट टिकट, रेल टिकट, जो खाना पीना, उसका जो भी सुविधा है, सैलरी, पेंशन, ये सब कहाँ से लिया गया है, तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, उसका जो भी प्रिविलेज है। आगे देखते हैं। अब आते हैं रसिया से। रसिया का याद करने का तरीका क्या है कि रसिया से हमारा दोस्ती आज भी बहुत अच्छा है और पहले भी बहुत अच्छा था, तो इसको फ्रेंडशिप से याद करते हैं। जैसे आप किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो उसका कुछ कंडीशंस होता है। पहला कंडीशन क्या होता है कि आपका ड्यूटी दोनों का अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, दोस्त का फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना चाहिए कुछ, कि हम भी पढ़ते हैं तुम भी पढ़ो, ये हुआ रियल फ्रेंडशिप। दूसरा कि कुछ प्लान होना चाहिए, जो काम कर रहे हैं, जो ड्यूटी हम लोग का, उसका फिर कोई प्लान होना चाहिए। तो 5 ईयर प्लान भी कहाँ से लिया गया, तो हमारा रसिया से लिया गया। नेक्स्ट है कि आप दोनों में ईमानदारी भी होना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ दिया गया, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रियम्बल। जो हमारा प्रियम्बल में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का बात किया गया है, वो हम लोग रसिया के संविधान से लिए। तो 3 चीज़ लिए, क्या क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 ईयर प्लान और सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि हमारा प्रियम्बल में। ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन से क्या लिए हैं, तो इसमें 3 पॉइंट लेते हैं। एक रहता है कंकरेंट लिस्ट, हम बताएं, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है सेंट्रल लिस्ट, एक होता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है ना कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर नियम बनाते हैं। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन स्टेट का भी होता है और सेंटर का भी होता है। वैसे बात करेंगे वाइन का, बिवरेज का बात करेंगे, तो वो सब केवल किसके पास होता है, स्टेट के पास पावर होता है। लेकिन एजुकेशन का बात कर दिए तो इसमें स्टेट और सेंटर दोनों, जैसे सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड का होता है। लेकिन वही बात करेंगे स्टेट में, तो बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ये सब अपना भी बोर्ड चलाता है, जिसका नियम कौन लगाता है, तो स्टेट लगाता है। तो कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिए हम लोग, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। दूसरा है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब ट्रेड करने का फ्रीडम, ये कहाँ से लिए हैं हम लोग, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। तीसरा है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कोई बिल है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में फंस गया, या फिर राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा में फंस गया, तो उस समय बुलाते हैं प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग। तो ये जो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है बुलाने का, वो लिया गया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान कहाँ से लिए हम लोग, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आयरिश, मतलब आयरलैंड। आयरलैंड का याद रखिएगा आप, रेड से, RED, रेड। क्यों, तो R फॉर क्या है, राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर। हमारे आज भी राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब चुन के डाला जाता है विदाउट इलेक्शन। तो ये प्रावधान कहाँ से लिए हम लोग, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड से क्या लिए हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द राज्यसभा, जो राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो आयरलैंड से लिया गया। दूसरा आता है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट भले हम लोग यूएसए से लिए हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए से लिए हैं, लेकिन उसका इलेक्शन का मेथड कहाँ से लिए हैं, हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग तरीके से होता है, उसमें आम जनता वोट नहीं गिराता है। तो मेथड ऑफ इलेक्शन कहाँ से लिए हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो आयरलैंड से। नेक्स्ट है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में कि DPSP क्या होता है। हमारा जो संविधान बनता है DPSP को ध्यान में रखते ही बनता है, इसके बाहर दायरे बाहर जाके नहीं बनता। तो DPSP भी कहाँ से रखा गया, लिया गया है, तो हमारा आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिया गया है अमेंडमेंट। जैसे समय के साथ हर चीज़ बदलता है और संसार का नियम ही है परिवर्तन। अगर जो चीज़ में परिवर्तन नहीं होता है वो आगे बढ़ भी नहीं जाएगा। इसलिए कृष्ण जी भी बोलते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए जो यहाँ पे है हमारा संविधान आज भी जिंदा क्यों है, उसका रीज़न यही है अमेंडमेंट। हमको जो भी ज़रूरत होता है समय के साथ उसमें हम लोग बदलाव कर लेते हैं। आज के डेट में हम लोग अमेंडमेंट कितना कर चुके हैं, तो 106 अमेंडमेंट हो गया। हाल ही में एक अभी अमेंडमेंट हुआ है जिसको बोलते हैं वुमेन्स रिजर्वेशन, मतलब लोकसभा में और स्टेट के असेंबली में और दिल्ली के असेंबली में तीनों जगह 1/3 सीट वुमेन्स का रिजर्व कर दिया गया, मतलब 33%।
33% वुमेन्स, अब क्या है ना, सीट वहाँ पे रिजर्व हो गया उन लोग का। ये 106वां संशोधन था। तो अमेंडमेंट कहाँ से लिए हम लोग? तो ये लिए साउथ अफ्रीका से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। फिर हम बता रहे हैं राज्यसभा के इलेक्शन में आप वोटिंग नहीं करते हैं, उसका भी वोटिंग का प्रोसेस अलग है। और वो लिया कहाँ से गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ये 2 पॉइंट साउथ अफ्रीका का इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से याद रखिएगा, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। रिपब्लिक मतलब हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड रहेगा, ना कि नॉमिनेटेड। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है ना कि हेड ऑफ द स्टेट उसका नॉमिनेटेड है, मतलब उसका जो मोनार्की सिस्टम है वहाँ पे कैसे होता है कि राजा का बेटा राजा बन जाता है वहाँ पे। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट इलेक्शन के थ्रू आता है। भले उसमें इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, लेकिन जो आता है वो चुन के इलेक्शन के थ्रू आता है। तो हमारा रिपब्लिक वर्ड कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से। दूसरा लिबर्टी, कुछ छूट, जो भी छूट है हम लोग को वो कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। इक्वलिटी, हम सब बराबर हैं, वो भी फ्रांस से लिया गया। और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, हम सब में क्या है ना भाईचारा बना के रखना है, ये चीज़ भी फ्रांस से लिया गया। नेक्स्ट है जापान कॉन्स्टिट्यूशन। जापानी से क्या लिए हैं? तो जापानी से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिए हम लोग क्या? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि हमारे पास अधिकार है, जीने का अधिकार है, और पर्सनल लिबर्टी, कुछ जो पर्सनल छूट है, प्रोटेक्शन है, वो चीज़ का अधिकार हम लोग कहाँ से लिए? तो जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है आपका जर्मनी। क्या जर्मनी को संविधान को क्या बोलते हैं? वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ से क्या लिए हैं कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के दौरान आपका जितना भी फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन 2 फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होगा, वो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। वो आर्टिकल है 20 एंड 21। 20 और 21 आर्टिकल्स को बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट आर्टिकल्स। ये इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता। और सबसे पहले कौन सा आर्टिकल सस्पेंड होता है? तो आर्टिकल 19, वो सबसे पहले सस्पेंड हो जाता है। तो इतना था आपका, ये 10 कंट्री और एक एक्ट से हमारा संविधान वहाँ से कुछ बोरो किया है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट फीचर का बात करें तो हमारा संविधान के बारे में, कि हमारा संविधान का जो चेंजेस बताए हैं वो ना तो रिजिड है ना तो फ्लेक्सिबल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। मतलब हमारा संविधान में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो बेहिचक कर सकते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप कोई भी चीज़ को संशोधन कर देंगे, कोई भी चीज़ को चेंज कर देंगे। अगर ऐसा होता तो कोई सनकी, अगर हमारा संविधान, कोई सनकी अगर सरकार में आ जाता तो क्या करेगा? पूरा संविधान को ही बदल देगा। इसीलिए हमारा संविधान को बदलना इतना भी आसान नहीं है कि कोई भी आके बदल देगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि जो चीज़ ज़रूरत है वो चीज़ को हम बदल ना सकें। समय के साथ इसमें परिवर्तन का जरूरत पड़ता है, और वो हम लोग बदलते भी हैं। आज हम लोग कितना संशोधन कर चुके हैं? तो टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुका है, जो कि अभी हम बता चुके हैं आपको। दूसरा चीज़ हम बात करें तो ये दूसरी, इसको एक और वर्ड से बोलते हैं। दूसरा हम बात करेंगे तो हम पावर डिवाइड तो दिए हैं, पावर का डिवीजन किया गया अच्छे से, जिसको बोलते हैं फेडरल स्कीम। फेडरल भी हम किस तरह से किए हैं कि ऐसा फेडरल कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखते हुए फेडरल किया है। मतलब पावर का जो डिवीजन किया गया है, स्ट्रॉन्ग को सेंटर में रख के और स्टेट को उसके बाद पावर दिया गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वासी फेडरल। मतलब पूरी तरह से फेडरल नहीं है, ऐसा नहीं कि पूरा पावर को डिवाइड कर दिया हम लोग, पूरी तरह से फेडरल नहीं है, इसको बोलेंगे क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल। और ये ब्रिटिश हिस्टोरियन बोला था पहली बार कि हमारा संविधान कैसा है, तो क्वासी फेडरल है। मतलब डिवीजन ऑफ पावर तो है, लेकिन पूरी तरह से डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। सेंटर को स्ट्रॉन्ग मध्य रख के उसके बाद स्टेट को पावर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स कि हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन जैसा नहीं है।
यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन नहीं है, पूरी तरह से उसके पास पावर नहीं है कि जो मन सो बना सकता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के ही नियम बना पड़ेगा। इसलिए हमारा और ब्रिटेन में अंतर है कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा है कि संविधान के अंदर रह के हेड कौन है, संविधान है, उसके बाद पार्लियामेंट है। लेकिन ब्रिटेन में हेड कौन है, पार्लियामेंट। वो जब चाहे तब संविधान को अपना बदल सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स था हमारा संविधान का। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रीएम्बल, उसमें हम लोग पूरा प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, फिर मिलेंगे।